कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने कर्नाटका के हिजाब रो के ऊपर अपना एक वर्डिक्ट दिया है और ये वर्डिक्ट स्प्लिट रहा है। एक्चुअल में कर्नाटक का जो हिजाब रो है वो 5 फरवरी जब 2022 को अगर हम देखें तो ये 2022 में हुआ क्या था कि कर्नाटक की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने एक आदेश जारी किया और उस आर्डर में उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को ये कहा कि अपने स्कूल और कॉलेजेस में इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ यूनिटी के लिए और पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने हिजाब या रिलीजियस सिंबल्स के यूज़ करने पर रोक लगा दी, ताकि बच्चों को शुरू से ही जो है उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर कम्युनलाइज होने से रोका जा सके और एक नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में उनको बढ़ाया जा सके। हालांकि इसके बाद कर्नाटक की जो लड़कियों को हिजाब से रोका गया था, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक हाई कोर्ट में 15 मार्च को एक निर्णय आया था जिसके अंतर्गत ये माना गया था कि हिजाब पहनना जो है इज़ नॉट एन एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस, ये इस्लाम का एक अनिवार्य अभ्यास या नहीं है, जिसके चलते उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिली और फिर फर्दर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है अपनी पिटीशन को दायर किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक अपना निर्णय दिया है। और ये जो निर्णय है 2 जजेस बेंच थी और इस बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता जी सर थे और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर जी हैं। और जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हिजाब के ऊपर लेकर के डिफरेंट रहा है, जिसके चलते वर्डिक्ट जो था वो स्प्लिट हो गया और अब ये जो बेंच है इसको सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसको रेफर कर दिया इस पूरे मैटर को और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अब एक लार्जर बेंच को एस्टैब्लिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो इस मैटर को पूरा देखेगी क्या था जस्टिस हेमंत गुप्ता का पॉइंट ऑफ व्यू और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने क्यों अपोज किया, इसको भी समझते हैं और साथ ही साथ विजो इमैनुअल केस क्यों चर्चा में आया ये भी जाने। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि कक्षाओं में हिजाब के ऊपर हम देखें जो हम रोक लगाई गई है वो किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करता है फ्री एक्सप्रेशन को, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो किसी तरीके से वायलेट नहीं होती है अगर हिजाब पर रोक लगा दी जाए, ऐसा न्यायमूर्ति गुप्ता जी का मानना था। साथ ही साथ चॉइस ऑफ मुस्लिम्स जो है यानी जो राइट टू चॉइस है वो भी किसी तरीके से वायलेट नहीं होता है, चुनने का अधिकार कि हमें क्या पहनना है या क्या खाना है ये भी वायलेट नहीं होता, क्योंकि ये पूरा निर्णय जो है किसी स्कूल या कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर के था, ना कि यह सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए लागू किया जा रहा है। जबकि जस्टिस धूलिया का यह मानना था कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, यह तय करने का जो तरीका था कर्नाटक हाई कोर्ट का वो गलत था और इसके लिए उन्होंने विजो इमैनुअल केस को जो है पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ये जो विजो इमैनुअल का मामला था उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से कुछ आधार बेस तय किए थे, जिनके आधार पर हमको ये देखना होता है कि कोई प्रैक्टिस किस रिलीजियस कन्विक्शन है, धार्मिक विश्वास के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, उसके कुछ आधार हैं। एक्चुअल में जो विजय इमैनुअल का मैटर था ये राष्ट्रगान जनगण मनगण के गाने को लेकर के था। क्रिश्चियन कम्युनिटी के 3 बच्चे थे और उन्होंने जनगण मन को गाने से, नेशनल एंथम को गाने से अस्वीकार कर दिया था और उनका यह मानना था कि उनका रिलीजियस कन्विक्शन जो है, धार्मिक विश्वास जो है यहोवा के साक्षियों के, वो जो है इसके विरुद्ध है, इसलिए वो राष्ट्रगान को नहीं गाएंगे, जिसके चलते इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर यह कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर मैटर गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह माना कि जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें कोई भी ऐसी शब्दावली प्रयोग नहीं हुई है, किसी भी तरीके के इस तरीके के वर्ड्स नहीं आए हैं जो किसी के रिलीजियस कन्विक्शन को वायलेट करते हो या उनको उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता हो, जिसके चलते उन्होंने बच्चों के निष्कासन को जो है वैलिड माना। हालांकि इसके बाद आर्टिकल 136 का प्रयोग करते हुए एक पिटीशन जो है लाई गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है जब विचार किया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दा था वो ये था कि क्या जो राष्ट्रगान गाने से जब बच्चों ने अस्वीकार कर दिया तो उनका निष्कासन जो था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन और धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजन के अवैध संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप था कि नहीं था, क्योंकि जो बच्चे थे और वो अपने रिलीजियस कन्विक्शन के लिए डेडिकेटेड थे और उन्हें नेशनल एंथम के संबंध में जिस प्रकार की नियमावली है और जो उसका संवैधानिक आधार है उससे वो
पूरी तरीके से जागरूक उसके प्रति थे या नहीं थे, इस आधार पर उन्होंने देखा और उस पर फिर निर्णय दिया था। न्यायालय ने यह माना कि जब हम आर्टिकल 25 के तहत जो अधिकार संरक्षित किए गए हैं उसमें हमको ये देखना होता है कि कोई भी प्रोटेक्टेड राइट अगर है अंडर आर्टिकल, तो वो राइट जिसके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है वो धार्मिक विश्वास की एक वैलिड प्रैक्टिस के रूप में अस्तित्व में है कि नहीं है, और अगर वो एट द टाइम ऑफ वायलेशन अगर वो प्रैक्टिस में रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट रहा है, तो फिर वो अंडर आर्टिकल 25 जो है प्रोटेक्टेड होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की इंडिया ने जो थी उस वक्त ये निष्कर्ष दिया कि बच्चे जो कि वास्तव में ईमानदारी से जो अपनी रिलीजियस कन्विक्शन थी उसमें विश्वास कर रहे थे, और न्यायालय ने इस आधार पर उनके निष्कासन को अनुच्छेद 25 के तहत असंवैधानिक पाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो नेशनल एंथम है उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है जो किसी के रिलीजियस बिलीफ को जो है वायलेट करता हो, लेकिन चूंकि बच्चों का रिलीजियस कन्विक्शन था जिसके चलते उन्होंने नेशनल एंथम को पढ़ने से अस्वीकार किया था, और ये उनके रिलीजियस राइट के वायलेशन करता है, जिसके लिए कोर्ट ने उस रूलिंग को निरस्त कर दिया और बच्चों को सरकार को आदेश दिया केरल की कि वो बच्चों के एडमिशन को सुनिश्चित कराए। इसी आधार पर जस्टिस धूलिया ने यह बात कही है कि 3 मापदंड होते हैं और इन तीनों मापदंडों के आधार पर ही हम इस फैसले को, हिजाब के फैसले को देख सकते हैं कि क्या यह परीक्षण करने की आवश्यकता है कि कोई प्रथा प्रचलित है कि नहीं है, स्थापित प्रथा है कि नहीं है, प्रमाणिक प्रथा है कि नहीं है। और उन्होंने यह माना कि हिजाब की प्रथा जो है एक प्रचलित प्रथा है, स्थापित प्रथा है, एक प्रमाणिक प्रथा है, जिसके चलते उन्होंने हिजाब पर हाई कोर्ट कर्नाटक के फैसले को जो है पलट दिया। और साथ ही साथ धूलिया सर ने यह भी, जस्टिस धूलिया जी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से जो रूरल इंडिया है और वहां पर महिलाओं की शिक्षा की स्थिति है, अगर उसको हम देखें तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनकी एजुकेशन में जो है बाधा का कारण बनेंगे। इसलिए हम उनके जीवन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन में हमें किसी तरीके की रोक नहीं लगानी चाहिए। आपकी ये मामला स्प्लिट हो गया है, 2 अलग ओपिनियंस, 2 अलग अलग जजेस की रही हैं, एक 2 जजेस बेंच में, और जिसके चलते अब ये पिटीशन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास जा रही है, और अब एक लार्जर जो बेंच है वो पूरी तरीके से फिर इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और उसके आधार पर निर्णय देगी। पूरे केस की जो टाइमलाइन है वो भी एक बार आप देख लें। 5 फरवरी को जो है 2022 को राज्य सरकार ने आदेश दिया था, जिसे कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हाईकोर्ट कर्नाटक में चुनौती दी थी, और फिर 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको वैलिड माना था राज्य सरकार के आदेश को। 22 सितंबर 2022 को कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 10 दिनों तक लगातार दलीलें सुनने के बाद इस पर अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था, और 13 अक्टूबर को ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। थैंक यू सो